हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू सिस्टम। क्लियर है क्या? आज हम डिस्कशन करेंगे टिश्यू सिस्टम पर। जैसा कि मैं अपने पिछले सेशंस में आपको टिश्यूज के बारे में सिखा चुका हूं, दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो अभी तक उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने मेरे पिछले सेशन सुने होंगे, तो आपको टिश्यूज समझ में आ गए होंगे। तो अब हम टिश्यू से एक नेक्स्ट हायर लेवल पे बढ़ रहे हैं, उनके टिश्यू सिस्टम पर। क्लियर है? जैसा मैंने बताया, टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन कॉमन होता है और उनका फंक्शन भी जनरली कॉमन ही होते हैं, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्लियर है? बट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कुछ ऐसा था, ओरिजिन सेम था लगभग, बट फंक्शन कुछ कुछ अलग अलग दिख रहे थे। क्लियर है? बट जनरली ओरिजिन उनका सेम ही होता है अगर टिश्यू की हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो। क्लियर है? अब इन्हीं टिश्यू को कंबाइन करके टिश्यू सिस्टम बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? इस टॉपिक को समझने के लिए जल्दी से अपनी एनसीईआरटीज निकाल लो, पेन पेंसिल मार्का बोर्ड मार्का जो भी यूज करते हो क्वेश्चन मार्क करने के लिए निकाल के बैठो, क्योंकि मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपको नोट बनाने हैं। क्लियर है? मैं पहले ही बोल रहा हूं, पॉइंट्स की फॉर्म में याद करो, जल्दी याद होगा ये चैप्टर। अगर पैराग्राफ की फॉर्म में रटोगे नहीं आएगा समझ, ना ही याद होगा। पॉइंट्स बनाओ, जल्दी याद होगा ये चीजें। क्लियर है? तो शुरू करने जा रहा हूं मैं टिश्यू सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो भाई, अब जैसे कि मैंने आपको टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताया था उनकी सेल्स के बेसिस पे, अब हम टिश्यू सिस्टम का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले सुन लो जरा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं और उनका जो बेसिस था वो सेल्स के ऊपर बेस था कि उनके सेल्स डिवाइड कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्लियर है? उसमें भी अगर कर रही हैं तो क्या बोलते हैं हम उन्हें, और नहीं करती तब क्या बोलते हैं। तो बता चुका हूं, जब सेल्स डिवाइड करती हैं किसी टिश्यू की, कॉन्स्टेंटली एक्टिवली डिवीजन चल रहा होता है, तो उस टाइप के टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और जिस टिश्यू में सेल्स का डिवीजन नहीं होता है उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्लियर है? और फर्दर मेरिस्टेमेटिक में भी सब डिवीजन थे, ऐसे परमानेंट में। उम्मीद कर रहा हूं आपने पिछले सेशन सुने होंगे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी अभी तक, अगर पॉइंट्स बनाए हैं नोट्स में तो। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करने जाऊंगा टिश्यू सिस्टम पे, तो सुनना जरा। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट्स बॉडी। अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि टिश्यू की लोकेशन के बेसिस पे उसमें कितने चेंजेस या कितने वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो वही, लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन दी प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे जो टिश्यू मिलते हैं उनमें किस तरीके का वेरिएशन होता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। क्लियर है? सुनना जरा। Their structure and function would also depend on the location। और साथ ही साथ इन्हीं लोकेशंस पे उन टिश्यूज का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन भी डिपेंड करेंगे। जैसे सपोज करो, जो बिल्कुल ऊपर है, सरफेस पर है, उस टिश्यू का फंक्शन अलग होगा डेफिनेटली, जो टिश्यू बिल्कुल उस प्लांट की लेयर के अंदर होंगे। तो डेफिनेटली लोकेशन बदलेगी तो टिश्यूज में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उनके फंक्शंस में भी आपको वेरिएशन दिख जाएगा। क्लियर है? आगे सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। क्या? उनके स्ट्रक्चर और उनके लोकेशन के बेसिस पे 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला पढ़ाऊंगा मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड द लास्ट द वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो लोकेशन और टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम अपन लोग डिस्कस करने जाएंगे, जो हमें किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। बेसिक से हैं, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? तो अपन अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बात करना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, देन वी विल मूव ऑन ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोला जाता है, मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोला जा सकता है, और लास्ट जो वस्कुलर या कंडक्टिंग, जिसके थ्रू पानी और खाने का ट्रांसलोकेशन होता है, I mean, नाम से पता होगा जाइलम एंड फ्लोएम। जस्ट पिछले सेशन में ही आपको सिखाया है
ये दोनों ऐसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं जो फूड और वाटर की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्लियर है? तो वही है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, और कुछ नहीं है, उन्हीं की बात करूंगा मैं। ठीक है ना? तो अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। ध्यान से सुनना, इजी सा है, कुछ नहीं, ये एपिडर्मिस की बात करेंगे। जो प्लांट की सरफेस, जो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है, उस सरफेस पर जो हमें टिश्यूज या सेल्स मिलती हैं, उन्हें हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर रखते हैं। दैट्स इट। सुनना जरा, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। क्या? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की, वो आती है, तो वही लिखा है। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells। क्या होती है उसमें? epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, जैसे कि trichomes and hairs की प्रेजेंस दिखती है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और कुछ नहीं, जो किसी भी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इन शॉर्ट, आप टॉफी खाते हैं, टॉफी का जब भी आप रैपर खोलते हैं तो वो रैपर जो है एक तरीके का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। चॉकलेट है, चॉकलेट के ऊपर जो रैपर होता है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। इसी तरीके से प्लांट बॉडी के ऊपर के छिलके को हिंदी में कह दो यार, ऊपर का जो रैपर है, ऊपर की जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है। क्लियर है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और कुछ नहीं, एक आउटर मोस्ट कवरिंग को कह रहे हैं। क्लियर है? और उसके अंदर कौन कौन आता है? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस भी मिलती हैं, जिसमें एपिडर्मल अपेंडेजेस और कुछ नहीं, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। क्लियर है? ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, हेयर्स मतलब रूट हेयर्स वाली बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो वही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को कंप्राइज करते हैं। क्या क्या आती है? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। उसमें भी कौन? ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। एपिडर्मल अपेंडेजेस है दोनों, कौन कौन? ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। क्लियर है? तो ये होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो किसी भी प्लांट बॉडी की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं। क्लियर है? अब एक करके मैं बात कर रहा हूं एपिडर्मिस को लेके। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्लियर है? तो इसी को ही हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं। तो उस आउटर मोस्ट लेयर का हमने नाम दे दिया क्या? एपिडर्मिस। जैसे मैं बोल रहा था ना, चॉकलेट की रैपर हो गई या टॉफी की रैपर हो गई, इसी तरीके से प्लांट बॉडी की भी एक कवरिंग, एक रैपर होता है, जिसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको आप छील सकते हो, हटा देना, हट जाएगी। क्लियर है? तो आउटर मोस्ट रैपर या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्राइमरी प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ऊपर का जो छिलका होता है, ऊपर की जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्लियर है? अब काय की बनी होती है, सुनना जरा। इट इज मेड अप ऑफ, पहला, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। तो कैसी सेल्स होती हैं? लंबी लंबी इलोंगेटेड होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस मिनिमम, ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखती हैं। क्लियर है? तो कैसी सेल्स से बनी हुई होती है ये बाहर का छिलका एपिडर्मिस? इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बना हुआ होता है। विच फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस, एक पूरी कंप्लीट लेयर फॉर्म करता है। सीधी बात है, रैपर का काम मेन एक ही होता है, प्रोटेक्ट करने का, बट इसके रैपर का काम बहुत बेहतरीन है। इसका जो रैपर है बहुत डिफरेंट काम कर सकता है। स्टेम के अंदर कुछ अलग होते हैं, रूट के अंदर कुछ अलग होते हैं, तो वो अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं आपको, वहां पे मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो वही है। तो असल में और कुछ नहीं, मेजर जो बेसिक कॉम्पोजिशन होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स मिलती है हमें, जो कि इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। सुनना जरा। जनरली एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। याद रखना इस वाली बात को, ज्यादातर एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड ही मिलती है। और काय की बनी होती है? एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole। तो असल में जनरली जब भी हम एपिडर्मिस को देखते हैं तो ज्यादातर वो एक ही लेयर होती है, ऊपर की एक पूरा एक रैपर। जनरली टॉफीज खाते हैं, आपको 2 रैपर दिखते हैं, बट ध्यान रखना एक ही लेयर होती है यहाँ पर उसकी केवल और केवल एक ही लेयर होती है। ऊपर का जो कवर है एपिडर्मिस का, वो जनरली सिंगल लेयर होता है। और काय का बना हुआ होता है? एपिडर्मल सेल्स। क्या का बना हुआ होता है? एपिडर्मल सेल्स का होता है। और वो सेल्स नेचर में कैसी है? पैरेनकाइमेटस। कैसी है? पैरेनकाइमेटस। और इनके अंदर इनकी जो एपिडर्मल सेल्स हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है
वो सेल वॉल की लाइनिंग, मतलब सपोज करो ये सेल है, ये कौन है, सेल है, तो बीच में तो बड़ा सा वैक्यूल होगा, एक बीच में तो बड़ा सा वैक्यूल होगा, और सेल वॉल के बस पास में जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल पेरिफेरल पोजीशन पे एक लाइन की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि मेजर पार्ट इसका किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, वैक्यूल ने। तो एपिडर्मल सेल पहली बात पेरेन्काइमेटस होती हैं, और साथ ही साथ इनमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है, जिसकी वजह से जितना भी साइटोप्लाज्म है वो लाइनिंग की फॉर्म में बैठ जाता है सेल वॉल के पास। तो वही लिखा है, एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल। तो बहुत कम अमाउंट में होता है साइटोप्लाज्म, जो केवल और केवल सेल वॉल की लाइनिंग के पास दिखता है, बिकॉज इनके पास एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है बीचों बीच। क्लियर है, तो वही बोला गया है, एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole, और एक बहुत बड़ा वैक्यूल जनरली देखने को मिल जाता है। आगे सुनना, the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle। क्लियर है, जनरली जब भी एपिडर्मिस होती है, बनती है, जैसे सपोज करो एक सेल ये गई, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं, ध्यान से सुनना। जनरली मान लो मैं कुछ सेल्स बना रहा हूं, एक सेल ये गई, दूसरी ये गई, तीसरी ये गई, चौथी, पांचवी, ये लेयर मान लो कॉम्पैक्टली अरेंज है, एपिडर्मिस बनाई इसने, क्या बना ली, एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर मिलती है हमें, वैक्सी कवरिंग मिलती है, वैक्स जैसे नेचर का सब्सटेंस होता है इसके ऊपर। क्लियर है, और इस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। सेल की नहीं होती, केवल वैक्सी लेयर होती है, वैक्स जैसा सब्सटेंस ऊपर इकट्ठा हो जाता है। किस टाइप का सब्सटेंस, वैक्सी नेचर का सब्सटेंस, वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड दी क्यूटिकल। तो वही लिखा है, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, सेल इसके बाहरी सरफेस पे, अंदर तो और बाकी के पार्ट्स होंगे, इस एपिडर्मिस छिलके के ऊपर, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसको अपन क्यूटिकल कहते हैं। क्लियर है, अब ये प्रेजेंट हुई क्यों आई है, इसका फॉर्मेशन का रीजन क्या है, क्योंकि हमें वाटर की लॉस को प्रिवेंट करना था। तो क्यूटिकल की फॉर्मेशन, तो प्लांट अलग अलग वैरायटी के प्लांट में इनकी थिकनेस भी वेरी करती है। जिन प्लांट्स में बिल्कुल प्रिवेंट करना है, बहुत थिक लेयर बन जाती है वैक्स की, तो जिन प्लांट्स में बिल्कुल ही प्रिवेंट करना है, वाटर लॉस नहीं होना, जैसे डेजर्ट वाले एरिया में, तो उनकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है। जहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पानी की अमाउंट सफिशिएंट है, तो वहां पर इतनी थिक नहीं मिलती है क्यूटिकल। तो जहां पर जिन प्लांट्स को वाटर लॉस को मिनिमाइज करना होता है, वो क्यूटिकल को बहुत थिक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट कर देता है वाटर लॉस को। तो वही लिखा है, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल व्हिच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, व्हिच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। काम आ गया क्यूटिकल का, किस काम आती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में। क्लियर है, अब जनरली ये जो फीचर है ये स्टेम का फीचर होता है बच्चों। किसका फीचर होता है, क्यूटिकल की प्रेजेंस, स्टेम का, क्योंकि रूट्स में क्यूटिकल नहीं पाई जाती। स्टेम का फीचर होता है क्यूटिकल का मिलना। अगर क्यूटिकल मिल रही है तो डेफिनेटली वो स्टेम का पार्ट है। क्लियर है, अगर क्यूटिकल नहीं होती तो वो डेफिनेटली रूट, क्योंकि रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। वही लिखा है नोट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, नोट है ये, मार्क कर लेना। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में क्यूटिकल नहीं मिलती और नहीं मिलती, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है, एपिडर्मल सेल्स में मिलेंगी, एपिडर्मिस की लेयर मिलेगी, बट उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसे वाटर लॉस का मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि वाटर लॉस सरफेस के ऊपर होता है, अंडरग्राउंड सरफेस में, बल्कि तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम आएगा। और क्यूटिकल की लेयर अगर बन गई तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी। क्यूटिकल क्या है, वैक्स नेचर का है, वैक्स हमेशा वाटर रिपेलिंग होता है। तो रूट्स के पास क्यूटिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट का काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है, ना कि बहाना, क्योंकि वैक्सी लेयर है तो वाटर एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है, इसीलिए। ठीक है ना, हाँ है ना। तो एपिडर्मिस काय की बनी होती है, एपिडर्मल सेल्स, जो कैसी है, पेरेन्काइमेटस है, और इसी एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं हम, क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए फॉर्म होती है। क्लियर है, अब ये तो बात हो गई एपिडर्मिस की। तो जैसा मैंने अभी पार्ट बोले, क्या क्या होती है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो पहली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट मैंने आपको समझा दिया, एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कह देते हैं। उस लेयर को नाम दे दिया एपिडर्मिस, तो उस बेसिस पे उसकी सेल्स का नाम दे दिया एपिडर्मल सेल। क्लियर है, अब इसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें कुछ एपिडर्मिस की सेल्स स्टोमेटा भी फॉर्म करती हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में केवल एपिडर्मल सेल्स ही नहीं होती, उसके साथ साथ स्टोमेटा और ट्राइकोम्स एंड हेयर्स की भी मिलती है फॉर्मेशन। क्लियर है,
इसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो इन्हीं एपिडर्मल सेल्स में से कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाती है और स्टोमेटा फॉर्मेशन करती हैं। तो सुनना जरा, और स्टोमेटा भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। तो सुनना जरा, स्टोमेटा क्या है? अब स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस लेयर में जो ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं। तो आपने सुना होगा बचपन में भी, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। मार्क कर ले क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, हर जगह नहीं मिलते, लीव्स की एपिडर्मिस वाली लेयर में मिलते हैं जनरली। स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट एपिडर्मिस में है, बट किसकी? मेनली लीव्स की। किसकी? लीव्स की एपिडर्मिस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज सबसे ज्यादा लीव में ही होता है। तो सुनना जरा, असल में क्या हुआ होगा, सुनना। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। काम आ गया स्टोमेटा का। क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे। तो स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एपिडर्मिस के पार्ट में मिलते हैं, बट वो एपिडर्मिस मेनली होती है लीव्स की। किसकी होती है? लीव की एपिडर्मिस वाले पार्ट में। ये नहीं स्टेम की हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह स्टोमेटा नहीं, लीव वाले पार्ट में मिलते हैं। तो जहां पर लीव की एपिडर्मिस होगी उस रीजन में हमें स्टोमेटा की प्रेजेंस दिखेगी। और ये स्ट्रक्चर किस काम में आते हैं? ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। इसमें ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। क्लियर है? अब ये बना काय का होता है स्टोमेटा? एपिडर्मल सेल्स का ही बना होता है, बट वो कुछ स्पेशलाइज हो जाती है। तो सुनना जरा, ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। काय का बना होता है? गार्ड सेल्स का बना होता है। बीन शेप्ड, इस टाइप की शेप की कुछ सेल्स होती हैं। क्लियर है? इस टाइप की शेप की कुछ सेल्स होती हैं। इन्हीं सेल्स को या तो हम बीन शेप्ड बोल देते हैं या रेनिफॉर्म। क्या? रेनिफॉर्म एक और टर्म यूज किया जाता है। बीन शेप्ड या फिर रेनिफॉर्म शेप भी बोल दिया जाता है। तो इस टाइप की सेल से बनी हुई होती है और इन सेल का नाम है गार्ड। कौन सी सेल? गार्ड सेल्स। क्लियर है? तो स्टोमेटा का जो अपैरेटस है पूरा जो बनेगा वो काय का बना हुआ है? गार्ड सेल्स का, जो कैसी शेप की है? बीन शेप। बट वहीं पे जब हम ग्रासेस में देखते हैं इन सेल की डिजाइन बदल जाती है और वो कैसी हो जाती है? डम्बल शेप्ड हो जाती है। इन सेल्स की डिजाइन बदल जाती है और वो सेल्स डम्बल शेप्ड हो जाती हैं। कैसी शेप्ड हो जाती हैं? डम्बल शेप्ड हो जाती हैं। क्लियर है? नीचे अभी दिखाऊंगा। तो वही सेल्स बाकी के कुछ प्लांट्स में तो हमें बीन शेप मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जनरली मोनोकॉट का कैरेक्टर होता है डम्बल शेप मिलना। क्लियर है? इस टाइप की कुछ मिल जाती है, बीच में स्टोमेटल अपैरेचर है, इस टाइप की कुछ सेल्स मिल जाती हैं, डम्बल शेप्ड सेल्स। और किसी किसी में हमें रेनिफॉर्म। अब डम्बल शेप किस में मिल रही है? मार्क कर लेना, ग्रासेस में। किसमें है? ग्रासेस में। तो सुनना, स्टोमेटा काय का बना होता है? गार्ड सेल्स का। अब ये गार्ड सेल 2 तरीके की हो सकते हैं, डम्बल शेप भी, बीन शेप भी, जिनको हम रेनिफॉर्म भी कहते हैं, और डम्बल शेप जैसा कि हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब ये गार्ड सेल कुछ नहीं, वो एपिडर्मल सेल्स ही मॉडिफाई हो गई है स्टोमेटा बनाने के लिए। क्लियर है? गार्ड सेल की ही बनी है, या एक कह लो स्पेशलाइज्ड टाइप की हमें सेल मिल रही है लीफ की एपिडर्मिस वाले रीजन में। मत बोलो एपिडर्मल सेल, ये बोलो गार्ड सेल्स की प्रेजेंस दिखती है हमें एपिडर्मिस ऑफ लीफ में, जो कि क्या फॉर्म करेंगी? स्टोमेटा करेंगी फॉर्म। क्लियर है? आगे सुनना। अब इन गार्ड सेल का कुछ कैरेक्टर होता है। इन गार्ड सेल की, इसको लेके चलना बीन शेप को, इन गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है, क्या? द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। कौन सी वाली? ये आपका है स्टोमेटल अपैरेचर। इसको कलर अलग मार्क कर दो, ग्रीन कलर मार्क कर दे रहा हूं। ये आपका है स्टोमेटल अपैरेचर। ये वो पोर है या होल है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन या गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है ना? ये आपका स्टोमेटल अपैरेचर है, ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर दिया, ध्यान से देख लेना। तो ये और कुछ नहीं, स्टोमेटल अपैरेचर है। ठीक है ना? तो वही बात चलिए। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स, ये वाली वॉल जो इस अपैरेचर से दूर है, कौन सी? ये वाली, इसकी बात कर दी आउटर वॉल की। इसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। क्लियर है? आउटर वॉल को मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। इसकी बात कर दी, ये कौन है? आउटर वॉल है। कौन सी वॉल है? आउटर वॉल। ब्लू कलर से मार्क कर दिया मैंने, दिख रही होगी। जिसको नहीं दिख रही वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है ना? ये कौन सी वॉल है? आउटर वॉल है। कौन सी वॉल है? आउटर वॉल। क्लियर है? ये जनरली थिन होती है। तो सुनना जरा, अब कलर मेंशन करने के लिए मैंने कर दिया है, थिकनेस से मतलब रिलेट मत करना ज्यादा। तो सुनना, आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल दैट इज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है, इससे दूर जो वॉल है, आर थिन। जनरली स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती है जो बीन शेप्ड है, उनकी आउटर वॉल कैसी है? थिन होती है। एंड द इनर वॉल्स जो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर है आर हाईली थिकेंड।
क्लियर है। तो ये इनकी वॉल की स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन दिखता है। तो एक गार्ड सेल की जो आउटर मोस्ट वॉल है वो बहुत पतली पतली सी होती है, बट जब हम बात करते हैं इनकी, ये जो इनर वॉल्स हैं जो स्टोमेटल पोर के पास है, ये हाईली थिक होती हैं। ये क्या हाईली थिक होती हैं, बहुत ज्यादा थिक सेल्स होती हैं, मतलब थिक वॉल होती हैं। क्लियर है, क्योंकि स्टोमेटा जब ओपन और क्लोज होगा, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा जब, तो ये वॉल्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती हैं और वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करती हैं, तो उन पर इतना फोर्स ना लगे जितना ये झेल जाए। इसीलिए क्योंकि ये थिन है, और अगर ये भी थिन होती तो ज्यादा फोर्स लगता और ये गार्ड सेल फट जाते। तो बीच में इतना अच्छी थिक वॉल्स हैं कि इनका एक्सपेंशन इजीली हो जाता है, जिससे ये जो आउटर वॉल है इस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगता, इस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगता। और जब गार्ड सेल फूलती है और पतली होती है, क्योंकि जब ये इन्फ्लेट होंगी, बढ़ जाएंगी, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब ये पिचक जाएंगी तो स्टोमेटा पोर बंद हो जाता है। तो इन्हीं के इन्फ्लेट होने से और श्रिंक होने से ये स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोज होता है। क्लियर है। तो जब ये सेल्स पूरी भर जाएंगी, फ्लोट हो जाएंगी, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पानी भर जाएगा बहुत ज्यादा, तो ये गार्ड सेल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगी और ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, जिसमें ये अंदर वाली सेल्स एक्सपैंड हो जाती है और थिन वॉल पर प्रेशर कम लगे, इसीलिए इनकी वॉल थिक होती है। क्लियर है। तो आगे सुनना, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन। क्लियर है। तो जब ये सेल स्वेल अप होती है और श्रिंक होती है, तो उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन और क्लोज की कंडीशन आती है। तो स्टोमेटा ओपन होता है तो ये सेल थिक हो जाती है। क्लियर है। और इनकी जो वॉल लेयर है वो एक्सपैंड होती है और पोर खुल जाता है। जब ये सेल श्रिंक होती है तो ये सारी वॉल लेयर श्रिंक हो जाती है और ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। तो जब ये स्टोमेटल पोर खुलना होगा, जब ये सेल क्या करेंगी, स्वेल होंगी, तो स्वेल अप होंगी, तो ये वाली वॉल लेयर इतनी ज्यादा थिक होती है, स्वेल अप होने पर आउटर वॉल पे इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वो सारा का सारा फोर्स ये एब्जॉर्ब कर जाती है। ऐसे याद कर लो। क्लियर है। तो इनर वाली वॉल तो बहुत थिक होती है गार्ड सेल की, एंड आउटर वाली वॉल बहुत थिन होती है, पतली सी लेयर होती है। क्लियर है। हाँ या ना सा। आगे बढ़िएगा। द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट, क्वेश्चन आया हुआ है, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इन गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, भले ही क्लोरोप्लास्ट होता है, बट इनका काम केवल स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना होता है। इन स्टोमेटा का काम केवल इन गार्ड सेल्स का काम केवल स्टोमेटल पोर को ओपन या क्लोज करने का होता है। भले ही क्लोरोप्लास्ट है, बट ये फोटोसिंथेसिस इतना अच्छा शो नहीं करते, क्योंकि मेजर जो फोटोसिंथेसिस होता है किसी भी लीफ में, वो उसके मेसोफिल टिश्यू शो करते हैं, जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं होता। असल में जो भी मेजर फोटोसिंथेसिस होती है किसी लीफ में, वो मेसोफिल टिश्यू शो करते हैं, जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं हो। भले ही इन गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, बट ये अच्छा इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते। इनका केवल और केवल एकमात्र काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लेना। इवन देन गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट, बट द मेजर फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल इज ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। सेम लाइन छपी हुई आती असर्शन रीजन में। क्लियर है। चले आगे। अब मैं बात कर रहा हूं आगे की, ध्यान से सुनना। तो स्टोमेटा काय का बना हुआ होता है, इन गार्ड सेल्स का। क्लियर है। अभी और भी चीजें हैं, ध्यान से सुनना। क्लियर है। आगे सुनना। द गार्ड सेल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। भले ही क्लोरोप्लास्ट है, बट उसका काम स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का काम ही होता है। क्लियर है। अब आगे सुनना। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. तो कुछ नहीं, गार्ड सेल्स की देखा देखी कुछ एपिडर्मल सेल्स जो इन गार्ड सेल के सराउंडिंग में है, वो गार्ड सेल को देखा देखी कुछ अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस या स्पेशलाइजेशन ले आती हैं, अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस ले आती हैं और क्या फॉर्म कर लेती हैं, सब्सिडियरी सेल्स। क्या बना लेती हैं, सब्सिडियरी सेल्स बना लेती हैं। कुछ नहीं, सपोर्ट का काम करती है बस ये, और कुछ नहीं। तो गार्ड सेल्स के आसपास की जो सेल्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स, उनमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाती है, उनके शेप में और उसके साइज में वेरिएशन आ जाता है और वो सेल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सब्सिडियरी सेल्स। तो एपिडर्मल सेल से कुछ अलग हो जाती हैं, इसीलिए उनका नाम बदल के रख दिया गया सब्सिडियरी सेल्स। क्लियर है। तो ऑल ओवर जो स्टोमेटा के अंदर जो पार्ट है, जो पूरा स्टोमेटल अपैरेटस है, अब सर उसमें आता कौन कौन है, अभी आप कह रहे हो गार्ड सेल भी आ गई, अब सब्सिडियरी सेल्स भी आ गई। तो सब्सिडियरी सेल्स का काम मेरा ज्यादा कुछ नहीं होता,
बस केवल उनमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं स्टोमेटा वाले एरिया में। क्लियर है? कुछ सेल्स के है उनकी डिजाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है जो मेजर इस स्टोमेटल अपैरेटस को सपोर्ट का काम देती है। तो एक्चुअल में जो पूरे 2-3 चीजें हैं जो स्टोमेटल अपैरेटस में आती है वो कौन कौन है, तो ध्यान से सुनना। द स्टोमेटल अपैरेचर, सेकेंड गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस। क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लेना। तो स्टोमेटा का वो जो पोर है जिसको स्टोमेटल अपैरेचर कहते हैं, दूसरा जो गार्ड सेल है जिसकी वजह से ये अपैरेचर बना है, और तीसरा इन गार्ड सेल में कुछ एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज हो गई हैं जिनको आप सब्सिडरी सेल्स कहते हो। इन तीनों को मिला के हम स्टोमेटल अपैरेचर बोलते हैं। ये तीनों टाइप की चीजें मिलाकर हम स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं। क्या? स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए स्टोमेटल अपैरेटस में कौन 3 चीजें आती हैं, एक तो स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटल अपैरेचर जिसे कहते हैं, दूसरा गार्ड सेल जिनकी वजह से ये अपैरेचर बना है, और तीसरा सब्सिडरी सेल्स, वो और कुछ नहीं एपिडर्मल सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं जो गार्ड सेल के इन्फ्लुएंस में है, जो गार्ड सेल की विसिनिटी में इन्फ्लुएंस में होने की वजह से थोड़े स्पेशलाइज हो गए हैं और कोई काम नहीं होता उनका, और कुछ काम नहीं होता उनका, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड इन स्टोमेटल अपैरेटस। किसमें? स्टोमेटल अपैरेटस। तो नीचे बना रखा है, ध्यान से सुन ले, दोनों टाइप का बना दिया, एक डंबल शेप वाला भी बना दिया, बीन शेप वाला। इसमें ध्यान से देखो जरा, ये कौन सी है? एपिडर्मल सेल्स है। ये कौन है? ये एपिडर्मल सेल्स है। तो जरा इनकी शेप देख ले। क्लियर है? अब ये बीचों बीच आ गया आपका स्टोमेटल अपैरेटस। दूसरा ये बीन शेप कौन आ गई? आपकी गार्ड सेल्स आ गई। कौन आ गई? गार्ड सेल्स आ गई। क्लियर है? कौन आ गई? गार्ड सेल्स। अब इनके इन्फ्लुएंस में ये वाली सेल्स 1 2 3 4 ये सेल, इनकी शेप, इनका साइज इन एपिडर्मल सेल से बदल गया, इन एपिडर्मल सेल से बदल गया। क्लियर है? तो इन सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया? सब्सिडरी सेल्स। क्या नाम दे दिया? सब्सिडरी सेल्स। तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस, और कुछ नहीं। क्लियर है? तो वो सेल्स जो गार्ड सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इन्फ्लुएंस में है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। इनका काम कुछ नहीं होता, केवल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सब्सिडरी सेल्स। क्लियर है? आया ना? बची हुई ये मैंने बताई दी एपिडर्मल सेल्स, और गार्ड सेल के अंदर छोटे छोटे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। बट हमें मेन इन्हीं तीनों से मतलब है, स्टोमेटल अपैरेचर से, गार्ड सेल से एंड सब्सिडरी सेल से। इसी तरीके से ग्रासेस में भी देखने को मिलता है। ये रहा इसका गार्ड सेल। क्लियर है? डंबल शेप। इसी के साथ एपिडर्मल सेल्स बेसिक सी ऐसी होंगी, बट जो गार्ड सेल्स के इन्फ्लुएंस में ये वाली देख कुछ चेंजेस आ गए शेप में, बिल्कुल आ गए, बहुत ज्यादा अच्छा चेंज आ गया। तो जो गार्ड सेल के इन्फ्लुएंस में एपिडर्मल सेल आती है उनमें जो शेप में चेंज आ जाता है, उनके साइज में चेंज आ जाता है, तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उसकी सब्सिडरी सेल। और बीचों बीच ये स्टोमेटल अपैरेचर होगा। क्या होगा? इसका स्टोमेटल अपैरेचर होगा। और बाहर की जो भी सेल्स हैं वो सारी की सारी एपिडर्मल सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स और कुछ नहीं, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है जो गार्ड सेल के इन्फ्लुएंस में होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शेप में, अपने साइज में चेंजेस ला लेती हैं, जिसकी वजह से ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पूरे स्टोमेटल अपैरेटस को, और कुछ नहीं। क्लियर है? दैट्स इट, सिंपल सी कंडीशन है। तो पहले वाला जो अपैरेटस है इसमें बीन शेप्ड गार्ड सेल है, दूसरे में डंबल शेप्ड गार्ड सेल है। सिंपल कंडीशन। तो ये बात थी भाई स्टोमेटा की। किसकी? दूसरे पार्ट किसके? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। एपिडर्मिस क्लियर होगा, बता दिया मैंने। दूसरा पार्ट स्टोमेटा। अब लास्ट कौन बचा? एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स पर बात करेंगे अपन। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। अब तीसरा जो पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, कौन? इस एपिडर्मल अपेंडेजेस जो ट्राइकोम्स और हेयर्स की बात करें तो सुनना जरा। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। क्या? कुछ नहीं, इन एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की जिनमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, जो पतले पतले हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? कुछ नहीं, यूनिसेलर है। यही सेल आगे जाके यही सेल मॉडिफाई हो गई और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया इसने, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो वही लिखा है द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। अभी एक बनाया मैंने और भी दिखाया। आपने अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा तो मैंने वहां पे सिखाया है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स दिखाए थे, वो और कोई नहीं एपिडर्मल सेल्स से ही बने थे। बताया था मैंने वहां पे जो रूट हेयर्स बनते हैं रूट में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, नहीं सुने जाके सुनना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो रूट हेयर्स निकलते आए वो और कुछ नहीं, उसकी एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन है।
एपिडर्मल सेल में चेंजेस आते हैं, मैच्योर होती है और वो हेयर्स की फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं, और एक नहीं बहुत होते हैं। तो द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्लियर है? तो जो रूट हेयर्स है तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हेयर्स जो बनते हैं वो और कुछ नहीं एपिडर्मिस की सेल से होती है। तो बेसिक एग्जांपल है उसका रूट हेयर। कौन है? रूट हेयर, जो और कुछ नहीं यूनिसेलुलर इलोंगेशन है। देख एक ही सेल थी, इसका न्यूक्लियस तो ये एक ही होगा, एक ही सेल थी, इसी को इलोंगेट करा दिया है। तो यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स व्हिच हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल, इन्हीं को हम रूट हेयर। तो क्वेश्चन आता है रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स कैसे होते हैं? रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, और रूट हेयर और ट्राइकोम्स ये और कुछ नहीं एपिडर्मल अपेंडेजेस है। कौन है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो पूछा जाता है एपिडर्मल अपेंडेजेस में रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं मल्टीसेलुलर? क्वेश्चन लिखा हुआ है यूनिसेलुलर, मार्क कर लेना। रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है ना। अब दूसरा अपेंडेज की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइकोम्स। तो सुनना, अब ट्राइकोम्स कहां मिलते हैं? ये जनरली स्टेम पर मिलते हैं। सुनना जरा, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। तो स्टेम पर उन्हीं हेयर्स का नाम दे देते हैं हम ट्राइकोम्स। क्या बोल देते हैं उन्हीं एपिडर्मल हेयर्स को? ट्राइकोम्स। अब ये है क्या? द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। कैसे हैं? अब रूट हेयर की बात करी, कैसे थे? यूनिसेलुलर। क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राइकोम्स की जब हम बात करते हैं वो ज्यादातर मल्टी सेलुलर मिलते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ, सॉरी। क्लियर है? तो इनके पास एक और कैरेक्टर है, ये ब्रांच फॉर्म में भी मिल सकते हैं और अनब्रांच्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ किसी किसी में ये हेयर्स बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं और किसी किसी में चुभने वाले स्टिफ हो सकते हैं। क्लियर है? तो इनके पास ये भी कैरेक्टर है ट्राइकोम्स के पास। पहली बात मल्टीसेलुलर है, दूसरी बात ये ब्रांच और अनब्रांच फॉर्म में भी मिल सकता है, तीसरी बात इनका नेचर सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ भी, कड़क भी हो सकते हैं। क्लियर है? और कहीं कहीं पे तो ऐसे ट्राइकोम्स आते हैं वो सिक्रीटरी होते हैं, सिक्रीशन करते हैं कुछ कुछ सब्सटेंसेस का। क्लियर है? और कुछ कुछ के ऐसे ट्राइकोम्स होते हैं जो सिक्रीटरी होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? सिक्रीशन क्रिएट करते हैं या सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो भी वो स्टेम के अंदर होता है। क्लियर है? आगे सुनना। और मेजर जो काम करते हैं ये ट्राइकोम्स, जैसे रूट हेयर्स में तो केवल वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन था, बट यहाँ पे जो मेजर काम होता है ट्राइकोम्स का वो है द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो मेन काम जो होता है ट्राइकोम्स का वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, ट्रांसपिरेशन की जो थ्रू होता है वाटर लॉस, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये ट्राइकोम्स। जनरली स्टेम में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? स्टेम में। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। हाँ या ना? तो कुछ कुछ ट्राइकोम सिक्रीटरी हैं, मल्टीसेलुलर, ब्रांच, अनब्रांच, सॉफ्ट, स्टिफ, ये थोड़े कैरेक्टर हैं एपिडर्मल अपेंडेज ट्राइकोम के, तो याद रखने हैं। इजी पार्ट है इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ कलेश है ही नहीं इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो ये बच्चों आपका कंप्लीट होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ज्यादा कुछ था ही नहीं, बेसिक सी चीजें थी। एपिडर्मिस थी, स्टोमेटा था और लास्ट एपिडर्मल अपेंडेजेस थी। दैट्स इट, बेसिक सी चीजें थी। क्लियर है? तो ये पहला टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होता है जो आउटर मोस्ट मिलता है हमें। लोकेशन उसकी कैसी है? आउटर मोस्ट। क्लियर है? अब दूसरा टिश्यू सिस्टम सुनना, कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ये क्या है सुनना जरा। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यूज को और जो कंडक्टिंग टिश्यूज है वस्कुलर, जाइलम, फ्लोएम, उन दोनों को छोड़ के जो बचे हुए सारे टिश्यू हैं वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। क्या? एपिडर्मल वालों को छोड़ के, और अंदर जो हमें कंडक्टिंग टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी तरीके के टिश्यूज हैं वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू में फिट कर दिए जाते हैं। क्लियर है? सुनना अब क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें कुछ नहीं, यही होते हैं परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इज अ मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। तो वस्कुलर छोड़ दिया, एपिडर्मल छोड़ दिया, बचे कौन? ये तीनों बचे, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्लियर है? आगे सुनना। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस। तो पहला पोजीशन बता दी कि ये तीनों होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। अब कहां प्रेजेंट होंगे वो सुनना। तो पहला पैरेन्काइमा सेल्स जो है ग्राउंड टिश्यू की, तो पैरेन्काइमा सेल्स कहां मिलेंगी? कॉर्टेक्स में मिलेंगी, पेरिसाइकिल में मिलेंगी, पिथ में मिलेगी और मेडुलरी रेस। सबको समझाऊंगा एक एक करके। कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, पिथ क्या है, मेडुलरी रेस क्या है, सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे।
तो असल में ये रीजन होते हैं जहां पर हमें जनरली क्या पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलती हैं, जो किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू का। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट। तो जनरली प्राइमरी स्टेम और रूट के इन पार्ट्स में हमें पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती हैं, जो कि किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है। दूसरा, लीव्स में एक स्पेशल केस होता है। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या, ग्राउंड टिश्यू में थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं कंटेनिंग सेल्स। क्लियर है। वापस से बता रहा हूं, इन लीव्स एक स्पेशल है, ध्यान से सुनना। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। पूरा नाम, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिनको हम मीजोफिल, जो बता रहा था, मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, यही सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है मेन फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है ऐसी सेल्स जो कैसी है, वॉल में थिन है और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जिनकी वॉल्स कैसे पतली है और उनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इस टाइप की सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और ये सेल्स मिल मिलकर मीजोफिल टिश्यू बनाती हैं, जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए किसी भी प्लांट। और फोटोसिंथेसिस का लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए। क्लियर है। तो ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो मीजोफिल टिश्यू जो हमें लीव में मिलता है, उनकी जो सेल्स है वो बहुत थिन वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होती है, जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए किसी भी प्लांट में। तो वो भी और किसी का नहीं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। तो गार्ड सेल में था क्लोरोप्लास्ट, पर वो मेजरली काम नहीं करता फोटोसिंथेसिस का, वो केवल स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का काम करता है। तो एक बेसिक सा छोटा सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ मिलता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज। मार्क करके याद करिएगा। इनमें जो सेल्स मिलेंगी वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अभी आपको आगे जाके कॉलिनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी दिखाऊंगा, वो भी और किसी का नहीं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होंगे। क्लियर है। तो ये बात हो गई भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। अब लास्ट जो टिश्यू सिस्टम बचा है वो कौन है, वस्कुलर, जिसमें अपन को क्या पढ़ने हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनको मैं डिटेल में पढ़ा ही चुका हूं। अब यहाँ पे केवल उनका अरेंजमेंट सुन लेना, ठीक है ना। तो सुनना जरा, द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। तो और कुछ नहीं, इन दोनों टिश्यू, इस टिश्यू सिस्टम में फ्लोएम और जाइलम मिलते हैं। क्लियर है, इनको ध्यान रखना है। तो सुनना जरा, द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल्स। तो जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम क्या कह देते हैं, वस्कुलर बंडल्स। क्लियर है, जो मेन काम करेंगे फूड और पानी का ट्रांसलोकेशन के लिए। तो जाइलम और फ्लोएम को साथ में जोड़ के हम क्या बोल देते हैं, उन्हें वस्कुलर बंडल्स। अब इनकी अरेंजमेंट दो तरीके से मिलती है, एक तो इस टाइप से और एक इस टाइप से, ये दोनों सेम ही टाइप की है। क्लियर है, दो तरीके के अरेंजमेंट मिलता है वस्कुलर बंडल्स का। एक टाइप क्या है, जिसमें जाइलम अदर एक्सिस पर है और फ्लोएम अलग है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम साथ एक ही रेडियस पे नहीं है। अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो इसकी रेडियस ये रही, इसकी रेडियस ये रही, तो ये 1 मान ले, ये 2 मान ले, तो फ्लोएम अलग रेडियस में मिलता है, जाइलम अलग। अब देख यहाँ पर वापस 1, ये वापस 2 टाइप की रेडियस, ये वापस 1, ये वापस 2, ये वापस 1, ये वापस से 2, तो सेम रेडियस पे आ रहे हैं क्या, देख ले जरा। सेम रेडियस, जाइलम और फ्लोएम एक ही लाइन में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप के कंसीडरेशन को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। क्या है ये, रेडियल वस्कुलर बंडल है। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस पर ना मिले, एक ही रेडियल प्लेन में ना मिले, अगर मैं रेडियल प्लेन कट करूंगा तो जाइलम का अलग कटेगा और फ्लोएम का अलग। तो इस टाइप के कंडीशन को हम रेडियल वाली कंडीशन कहते हैं। एक दूसरी टाइप का भी मिलता है हमें, जो ये रहा, जिसमें अगर मैं एक प्लेन काटूं तो एक लाइन में ही जाइलम भी आ रहा है और फ्लोएम भी आ रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। तो दो टाइप से अरेंजमेंट मिलता है इन वस्कुलर बंडल्स का, एक तो रेडियल अरेंजमेंट, एक कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर दो टाइप का अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा, एक तो रेडियल अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा और ये दोनों सेम है कॉन्जॉइंट, बस इनमें एक फर्क है कैम्बियम का। अब उसका क्या फर्क पड़ेगा वो देखेंगे। क्लियर है। दो टाइप के वस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं बता देता हूं उन दोनों टाइप को, एक रेडियल दिखा दिया, एक कौन सा, कॉन्जॉइंट। तो वही समझा रहा हूं। तो पहले रेडियल सुन लेना, कॉन्जॉइंट फिर ऊपर से पढ़ेंगे। सुनना जरा, when xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in alternate manner on different radii, the arrangement is called radial। क्या, जब जाइलम और फ्लोएम, तो बेसिक कंडीशन बता रहा हूं पहले, फिर ऊपर का पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
तो जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो हमें वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं जिसमें कौन जाइलम और फ्लोएम आते हैं, अगर वही लिखा है, अगर किसी वस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम क्या व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर, अगर वो जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज हो किस पे, डिफरेंट रेडियाई पे, तो उस अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि ये रहा। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे नहीं है, फ्लोएम इस एक्सिस पे तो जाइलम इस एक्सिस पे है, फ्लोएम इस एक्सिस पे तो जाइलम इस एक्सिस पे है, तो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। देख ले जरा, एक के बाद एक, पहले फ्लोएम फिर जाइलम, या जाइलम फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, तो ऑल्टरनेट मैनर में जब अरेंज होते हैं जाइलम और फ्लोएम किसी वस्कुलर बंडल में और वो दोनों अलग अलग रेडियल प्लेन में होते हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल। और ऐसा हमें जनरली ऑब्जर्व होता है किसमें, रूट्स में। किसमें ऑब्जर्व होता है, रूट्स में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लेना। जब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट एक्सिस में प्रेजेंट हो या डिफरेंट रेडियल प्लेन में प्रेजेंट हो या डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हो ऑल्टरनेट मैनर में, तो उस अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। और ऐसा हमें देखने को मिलता है रूट्स में। तो रूट्स में जो वस्कुलर बंडल का टाइप है वो कौन सा है, रेडियल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे नहीं है, डिफरेंट ऑल्टरनेट रेडियस में अरेंज होते हैं। पहले जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, किसी को भी आप पहला मान सकते हो। क्लियर है, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरे तरीके का, इस वाली कंडीशन में सुनना जरा, इन कॉन्जॉइंट टाइप वस्कुलर बंडल। अब ये कौन सा है भाई, इसमें सुनना, इन कॉन्जॉइंट टाइप वस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो कॉन्जॉइंट टाइप पे और कुछ नहीं, एक ही रेडियस पे मिलते हैं। इसमें मिलते हैं, एक ही रेडियस पे मिलते हैं। जैसे ये मान लो कौन है, जाइलम मिल गया आपको, ये कौन मिल गया, जाइलम मिल गया, तो ये ऊपर कौन आ गया, फ्लोएम, तो एक ही रेडियस पे होंगे। अब ऐसे और भी तो अरेंज होंगे, ऐसे और भी अरेंज होंगे। क्लियर है, ये कौन आ गया, जाइलम आ गया आपका। क्लियर है, ये कौन आ गया, फ्लोएम, तो एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम दोनों आ रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर आ गया एक। क्लियर है, ये कौन आ गया, जाइलम आ गया, ये कौन आ गया, फ्लोएम आ गया, तो एक ही रेडियस पे मिल रहे हैं दोनों। क्लियर है, इसी तरीके से यहां पर ये कौन आ गया, जाइलम आ गया, और ये कौन आ गया, फ्लोएम। तो इस टाइप को एक ही रेडियस पे जाइलम भी आ रहा है, फ्लोएम भी आ रहा है, जाइलम भी आ रहा है, फ्लोएम भी आ रहा है, तो इस टाइप के वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। क्लियर है, तो इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ द वस्कुलर बंडल। अब ऐसा हमें जनरली देखने को किसमें मिलता है, सच वस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। तो कॉन्जॉइंट टाइप के वस्कुलर बंडल्स जनरली हमें मिलते हैं स्टेम एंड लीव्स में। क्लियर है, और इसमें एक स्पेशल बात और है, जनरली जब भी कॉन्जॉइंट टाइप होता है तो फ्लोएम हमेशा बाहर मिलता है। तो सुनना, इन कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो जनरली अगर कॉन्जॉइंट टाइप के हमें वस्कुलर बंडल मिलते हैं तो फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ, हमेशा ध्यान रखना। अगर कॉन्जॉइंट टाइप का वस्कुलर बंडल मिलता है, और भी टाइप के होते हैं, मैं केवल दो ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दो ही है। क्लियर है, कॉन्जॉइंट टाइप का वस्कुलर बंडल अगर है तो उसमें ध्यान रखना फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ। क्लियर है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ। क्लियर है, तो इस कंडीशन में एक कंडीशन और आती है इन कॉन्जॉइंट टाइप में। इन कॉन्जॉइंट में हमें एक कंडीशन और देखने को मिलती है, कैम्बियम की प्रेजेंस। किसी किसी में तो कैम्बियम होता ही नहीं है और किसी किसी में हमें कैम्बियम की प्रेजेंस दिख जाती है। देख ले, जैसे ये है दोनों कॉन्जॉइंट टाइप, हैं दोनों, ये भी कॉन्जॉइंट ये भी कॉन्जॉइंट, क्योंकि एक ही रेडियस में है, बट इसके पास कैम्बियम है और इसके पास कैम्बियम नहीं है। तो इस कैम्बियम से फर्क क्या पड़ता है वो सुनना जरा, ठीक है ना। तो सुनना, इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। तो कॉन्जॉइंट टाइप है, बता चुका हूं, स्टेम में और लीफ में कॉन्जॉइंट टाइप मिलते हैं बिल्कुल, बट स्पेशल केस है डाइकॉट स्टेम्स के लिए। डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, जो कॉन्जॉइंट टाइप का वस्कुलर बंडल है उन दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम की प्रेजेंस दिखती है। किसकी प्रेजेंस दिखती है, कैम्बियम की। तो इस कैम्बियम से फर्क क्या पड़ता है सर, ये तो बताओ। तो सुनना जरा, इन डाइकोटिलिनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। क्लियर है, क्यों, इससे फर्क क्या पड़ता है, such vascular bundle because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue। क्लियर है, तो इस कैम्बियम की प्रेजेंस होने की वजह से इस टाइप के वस्कुलर बंडल के पास कैपेसिटी है कि वो आगे जाके लाइफ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म कर सकता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो बाद में जाके ग्रोथ होती है जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ जो जनरली स्टेम को मोटा करने के लिए काम आता है, तो वो
कैम्बियम का कारण ही है, कैम्बियम ही उसका कारण है। जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो कैम्बियम की वजह से ही होती है, चाहे वो रूट में हो चाहे वो शूट में हो। तो ये कैम्बियम इकलौता ऐसा कारण है जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनती है। तो ये कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों की फॉर्मेशन या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो इस टाइप के वस्कुलर बंडल में जिनमें कैम्बियम मिलता है, इन टाइप के वस्कुलर बंडल के पास कैपेसिटी या एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम फॉर्म कर सके। अब कैसे फॉर्म होते हैं बात की बात है। और इसी वजह से एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वस्कुलर बंडल। इसी कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वीबी, ओपन वस्कुलर बंडल्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, या इस कंडीशन को बोल दे रहे हैं नाम, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। नीचे लिख दे रहा हूं ओपन वस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। तो ये वस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ आई मीन सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म कर सकता है, इसीलिए इस टाइप के वस्कुलर बंडल को हम ओपन कहते हैं। अब यहीं पे समझ गए होगी दूसरा, तो क्यों इसमें कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाएगा, तो क्लोज टाइप। तो सुनना, और ये केस है किसका, मोनोकॉट्स का। तो इन द मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स वस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन दैम। इन दोनों के बीच में कैम्बियम नहीं होता। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड। और इस वजह से ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना सकते या सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बना सकते, इसीलिए इस टाइप के वस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। और ये किसका केस है, मोनोकॉट्स का, मोनोकॉट्स, क्लियर है। और ये किसका केस है, डाइकॉट्स। ये किस में देखने को मिलता है जनरली, डाइकॉट्स में। ध्यान रखना ये वाली बात है, दोनों कॉन्जॉइंट टाइप के, बस फर्क ये है ये ओपन है ये क्लोज्ड है, क्योंकि इसमें कैम्बियम है इसमें कैम्बियम नहीं है, दैट्स इट, क्लियर है। ये भी कॉन्जॉइंट ये भी कॉन्जॉइंट, जनरली स्टेम और लीफ में देखने को मिलते हैं, बस फर्क ये है डाइकॉट मोनोकॉट में। डाइकॉट में तो हमें कैम्बियम मिल जाती है इसमें और इसमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से कैम्बियम आने की वजह से सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म हो सकते हैं। इसी वजह से डाइकॉट की जो वस्कुलर बंडल है वो ओपन टाइप के होते हैं और मोनोकॉट्स के जो वस्कुलर बंडल है वो क्लोज टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आता है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इन चीजों पे, क्लियर है, हाँ या ना। क्वेश्चन इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे से आता है, क्लोज टाइप क्यों है, ओपन टाइप क्यों है, अब कैम्बियम आ रहा है तो क्या हो रहा होगा, किसमें देखने को मिलता है, एक्स वाई जेड, बेसिक सी कंडीशन, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये समझ में आई गया रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। तो डायग्राम भी दिख गया, ये वाला रेडियल अरेंजमेंट है जो हमें रूट्स में देखने को मिलता है, और ये दोनों जनरली स्टेम और लीफ में ऑब्जर्व होते हैं, क्लियर है। तो ये बेसिक से तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम थे। अब कौन किस काम में आता है बता दिए, ये किसके कंडक्शन के काम में आता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के काम में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू बाकी के पार्ट्स बनाने के काम आती है प्लांट की, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है टिश्यू सिस्टम। उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा, इजी है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओगे तो डेफिनेटली जल्दी याद होती हैं ये चीजें, क्लियर है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं टिश्यू सिस्टम के साथ। अगले सेशन में अब हम डिस्कस करने जाएंगे एनाटॉमी पे, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की, क्लियर है। अब आप समझ गए हैं टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, टिश्यू सिस्टम किस टाइप का है। तो अब जब सारी चीजें आ गई हैं तो अब अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। हम उसमें स्टेम देखेंगे, रूट देखेंगे, लीफ देखेंगे, तीन क्राइटेरिया चलेंगे, तीनों की स्टेम, रूट, लीफ, दैट्स इट, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, क्लियर है। तो इस सेशन को बच्चों यहीं पे एंड कर रहे हैं, अगले सेशन में इस नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरे सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब बच्चे सब्सक्राइब करें, क्लियर है। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।